हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन संबंधित जो रोग है, जो बीमारियां हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा अध्ययन कर लिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम श्वसन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फेफड़ों में अतिरिक्त वायु होना, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एयर होना ही क्या कहलाता है, एम्फीसीमा। ये किस वजह से होता है? ये बेसिकली स्मोकिंग की वजह से होता है, जैसे कि सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ आदि जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ये एम्फीसीमा होता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये हमारे ट्रेकिया है, कई सारे जो श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। ये एल्वुलाई है, यानी कि वायु कूपिका है, ठीक है। ये इसकी वॉल है, ठीक। इस वॉल की वजह से और इसकी जो एल्वुलाई की जो अवस्था है, जो स्थिति दिखाई दे रही है, इससे क्या होता है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एयर को अधिक सरफेस एरिया मिल रहा है, जिससे क्या होता है, एल्वुलाई ब्लड कैपिलरी से अधिक ऑक्सीजन लेने का कार्य करती है और आसानी से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले लेती है। लेकिन होता क्या है, स्मोकिंग वगैरह से क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वॉल डिज़ोल्व होती है तो क्या होता है, इस जो एल्वुलाई होती है या फिर वायु कूपिका होती है, उसका सरफेस एरिया टेंशन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि सरफेस एरिया बिल्कुल घट जाता है, जिससे अधिक जितनी नीड होती है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। देखो, ये एक नॉर्मल कंडीशन में, और एक जब स्मोकिंग की अधिक मात्रा होने पर उस कंडीशन में क्या होती है, एल्वुलाई का सरफेस एरिया घट जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले नहीं पाती है, ठीक है। डैमेज टू एल्वेलर वॉल ड्यू टू स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग से कुपिका भित्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, यानी कि जो इसकी जो वॉल होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे वायु के स्थान फैलकर बड़े हो जाते हैं और श्वसन का क्षेत्रफल घट जाता है, एयर बढ़ जाती है और एयर निकल नहीं पाती उतनी मात्रा में, श्वास लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले की जब नहीं निकलेगी तो श्वास कहाँ से लेंगे, और लंग्स में एयर भरी रहती है, ठीक है। यह डिजीज़ होती है एम्फीसीमा। ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि श्वसन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसे अपन सिलिकोसिस या एब्स्टोसिस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कई सारे जो श्रमिक होते हैं वो, जैसे कि सिलिकोसिस जो एक सिलिका होती है, पत्थर मान लो, जिसे पत्थर की जो माइल्स होती है, एब्स्टोसिस की जो माइल्स होती है, इसमें जो काम करते हैं तो उनमें श्वसन करते हैं, इसमें सिलिकोसिस के साथ अन्य भी पार्टिकल श्वसन के दौरान लंग्स में चले जाते हैं। ये डिजीज एक तरह से अपन कह सकते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसमें होता है क्या, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया में ये जो स्टोन के पार्टिकल जाते हैं, ये ब्लैक ब्लैक डॉट से मैंने स्टोन पार्टिकल दर्शाया गया है, ठीक है। और हमने इतना ज़रूर पढ़ा हुआ है कि WBC पाई जाती है हमारे सभी जगह बॉडी में। तो WBC जितना कंज्यूम कर सकती है, यानी जितना इनको खा सकती है उतना खाती है। लेकिन जब लगातार कंटिन्यूटी, यानी कि कई साल 2 साल जब बंदा काम करता रहता है तो वहाँ लगातार आएंगे पार्टिकल्स, और जब पार्टिकल्स आते रहते हैं तो वहाँ पर होने क्या लगता है, एक तरह से फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि अपनी ट्रेकिया में गांठें, कहीं देखा होगा, जो श्रमिक होते हैं जो खदानों में काम करते हैं बहुत सारी जो माइल्स में, तो वहाँ उनके गांठें बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे ट्यूमर अपन बोल सकते हैं एक तरह से। इसमें क्या होता है कि WBC जितना कर सकती है उतना तो काम कर लेती है, लेकिन जब WBC की पार नहीं पड़ेगी तो क्या होता है कि जितने भी फाइबर्स होते हैं, यानी कि ये जो डॉट्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक तरह से फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक तरह से एक टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है यहाँ पर। और टिश्यू किस में बदल जाता है, ट्यूमर्स में, जिससे बाद में हम क्या बोल सकते हैं, फाइब्रोसिस
ठीक है। और यहीं इन्हीं की वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर इसे अपन बोलते हैं सिरकोसिस या फिर एब्स्टोसिस, जिसे अपन नाम दर्शा सकते हैं। यह रोग एक तरह से वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक काम करेंगे, ये नहीं कि एक बार में काफ़ी लंबे अरसे से जब काम करते हैं तो उस कंडीशन में इनके संश्लेषण के में ये पार्टिकल भी स्टोर किए जाते रहते हैं और लंग्स में स्टोर होते रहते हैं। साथ ही ये जो हमारी ट्रेकिया है वहाँ पर भी ये धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन पार्टिकल का जब हमारी ट्रेकिया से कनेक्टिव होता है तो इन्फ्लामेशन होने लगता है। जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे अपन गांठेपन कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने दूसरा देख ही लिया। तीसरे के ऊपर बात करें, तीसरा जो है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या, देखो ये अपने एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आ रखा है तो इसको थोड़ा समझें। एल्टीट्यूड सिकनेस में होता क्या, जैसे कि कोई आदमी जैसे सरफेस एरिया में रहता है, जैसे धरातल पे रहता है और कि फिर वो बाद में चला जाता है पहाड़ों पे, तो उस कंडीशन में होता है क्या, तो उस कंडीशन में उसकी एक तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ने लगती है, दूसरी एफिनिटी ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ साथ क्या हो जाता है, इसकी ऑक्सीजन भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें होगा क्या, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कब होता है, जब कोई मनुष्य या फिर कोई व्यक्ति धरातल पर रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह जब पहाड़ों पे चला जाता है तो उसकी ब्रीथिंग ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है, उसकी श्वसन क्रिया में बदलाव आने लगते हैं, यानी कि इसकी जो ह्यूमन बॉडी जो एक्टिविटी एकदम बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर होता क्या है, देखिए पहाड़ों पर क्या होता है, एयर दाब कम होता है और नीचे तो क्या हमारे अधिक दाब है, नीचे हमारे अधिक दाब है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता है, और जब बॉडी का दाब और हवा के दाब का कंपैरिजन में अधिक हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जब नाक से खून बहना, चक्कर आना, इसके अलावा जी घबराना, ये सब हरकतें होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, फिर जब लंबे समय के पश्चात इस ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाते हैं, और वो बदलाव क्या हो जाते हैं, तो उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग में बदलाव आने लगता है और इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसमें होता क्या है, ये कब होगा, जैसे कि हमारी किडनी है, किडनी से एक केमिकल या फिर एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि जो हमारे बोन मैरो है, देखो हमारी बोन मैरो में क्या होता है, एक तरह से WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि सभी प्रकार के जितने भी जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स है, इन सब का फॉर्मेशन का होगा बोन मैरो में। तो ये बोन मैरो पर एक्ट करता है, और बोन मैरो क्या करता है, इंक्रीज इन RBC प्रोडक्शन, जिसे अपन बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया होगा तो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। यह है एक तरह से एल्टीट्यूड सिकनेस। नेक्स्ट हम देखें हाउ मच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिलीवर्ड, यानी कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिलीवर होता है। ये सिर्फ डायग्राम हम अच्छे से समझ ही लिए होंगे। वायु कोशिकाएं, वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, यानी ऑक्सीजन लेना, CO2 का निष्कासन करना। ये हमारी सेल है RBC, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। कुछ एक कैलकुलेशन जैसा आंकड़ा है और कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन की कितनी, वो चीज़ हम देखेंगे। देखो 100 ml ब्लड जो होता है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अगर हम 1 ग्राम, देखो हम 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं, 100 ml ब्लड में तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है।
तो फिर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितनी हुई? 19.4 ml, या फिर राउंड फिगर में हम बात करें तो 20। ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू इन जस्ट, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यू को कितनी डिलीवर होती है? 5 ml। ये आंकड़े हैं कुछ। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में। फिर दूसरी कंडीशन आती है इन केस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होगा कि 15 ml इज गिवन टू टिश्यू इन नॉर्मल कंडीशन, 100 ml ऑफ deoxygenated blood delivered 4 ml CO2 lungs। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे निमोनिया, चौथी है डिजीज। देखो ये होता है, ये एक तरह से बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु होता है। निमोनिया की बात कर रहे हैं अपन, ये लंग्स में चल रही चीज़ें, श्वसन संबंधित बीमारियां हैं। कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा लंग्स में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और इन्फेक्शन से जो कुपिका होती है उन कुपिकाओं में मृत सेल कौन सी होगी? WBC व तरल से भर जाती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब निमोनिया हो जाता है उस कंडीशन में होता क्या है कि एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वायु कुपिका होती है तो वायु कुपिकाओं में मृत WBC और इसके अलावा तरल लिक्विड भर जाता है, और जिससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि जैसे ही ये इन्फेक्टेड होती है वायु कुपिका तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है जिससे रेस्पिरेटरी में कठिनाई आती है, क्योंकि जब इसमें स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है तो हमारी ट्रेकिया सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब ट्रेकिया सिकुड़ेगी तो ऑक्सीजन को लेने निकालने में दिक्कत होती है। यह रोग बच्चों में, वृद्धों में होता है। उपचार के लिए एंटीबायोटिक एंड ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन काम में ली जाती है। ठीक है, यह है निमोनिया। नेक्स्ट हम बात करें फेफड़े का कैंसर। देखो फेफड़े के कैंसर का एक रीज़न क्या है? वही स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग जो होता है, बीड़ी हुआ, स्मोक हुआ, सिगरेट हुआ, वो भी जैसे कोई हुक्का बार जहाँ से स्मोकिंग की जाती है, तो क्या होता है कि सिगरेट के धुएं में एक विशेष प्रकार के रसायन उपस्थित होते हैं जो श्वसनी, जो हमारी जो ट्रेकिया होती है, जो ब्रोंकाइटिस होती है, होता है क्या है कि जो धुआं होता है उसमें एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। उन रसायनों की वजह से क्या होता है कि जो हमारी श्वसनी होती है उनकी उपकलाओं में उत्तेजना होती है, और जैसे ही किसी भी सेल, एक तरह से सेल बोल सकते हैं इसे हमें, सेल में कि एक्साइटमेंट होता है तो वो सेल डिवीज़न के लिए भागीदार होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जब विभाजन होने लगता है तो कैंसर में होता है क्या, यही तो है कि कोई भी सेल क्या होती है, बार बार विभाजित होने लगती है, और जिससे लंग्स में क्या हो जाता है, कैंसर होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक जीन होता है ओंका जीन, जो एक निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन इन रसायनों की वजह से वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे एक्टिव होता है तो सेल में लगातार विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है और सेल की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप, और धीरे धीरे एक तरह से ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ब्रोंकाइटिस। ये भी एक तरह से स्मोकिंग की वजह से होने वाली डिजीज़ है। स्मोकिंग की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो श्वसनी की आंतरिक सतह पर जो हमारी श्वसनी होती है, जो ट्रेकिया की जो इंटरनल लेयर होती है, उस पर स्वेलिंग होने स्टार्ट हो जाती है, और स्वेलिंग के कारण क्या होती है, खांसी होती है, और वहाँ म्यूकस अधिक स्राव होता है, और वैसे देखा जाए तो स्मोकिंग की वजह से अधिक मात्रा में म्यूकस का स्राव होता है, और हरे पीले रंग का कफ आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही श्वास में कठिनाई आती है, और स्मोकिंग में रसायन के कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनता है, और साथ ही सूजन आती है। इसके अलावा जो हमारे जो ट्रेकिया में जो सीलिया पाए जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, ये है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। एक डिजीज और है जिसे अपन बोलते हैं अस्थमा। नेक्स्ट डिजीज है अस्थमा। अस्थमा को हम एक तरह से दमा भी बोलते हैं। ये एक तरह से एलर्जी से होने वाली डिजीज़ है, किसके द्वारा होती है, एक तरह से हम जिसे एलर्जी डिजीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एलर्जी की बात करें, जैसे कि पोलिन ग्रेन हुए, धूल के कण हुए, खाद्य पदार्थ हुए, ठंड हुई, अधिक गर्मी हुई, धुआं, धूम्रपान आदि से हो सकती है। किसी को एलर्जी अधिक धुएं से हो जाती है, किसी को ठंड में अलग एलर्जी, गर्मी में धूल के कण की वजह से, आदि की वजह से भी क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि परागकण हुए, धुआं हुआ, इसके अलावा खाद्य पदार्थ की एलर्जी हो सकती है, किसी भी खाद्य पदार्थ की हो सकती है। साथ ही ये एक तरह से धूम्रपान, किसी को धूम्रपान से अलग एलर्जी होती है आदि से। देखो, इसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है तथा इसमें एक तरह से खांसी जैसे प्रमुख लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। अस्थमा का दौरा पड़ने पर क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि जब हमारे अस्थमा होता है तो उसका दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होती है कि खांसी की अधिक मात्रा आना स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही हमारी जो एक तरह से अगर हम डायग्राम से समझे इस चीज़ को तो यहाँ समझे, जैसे कि हमारी ट्रेकिया की वॉल है, ये हमारी ट्रेकिया, ये इसकी वॉल है, यहाँ किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है। जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो ये वॉल को भेद कर ट्रेकिया में आता है, और जैसे ही ट्रेकिया में आता है तो यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन एक तरह से दो प्रकार के भागों में डिवाइडेड होता है और दो प्रकार की चीज़ें तैयार करता है, जिसे अपन बोलते हैं वेसोडाइलेटर और एक है ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, मास्ट सेल है जो कि एक हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन दो टाइप का पार्टिकल से बना होता है, वेसोडाइलेटर और ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर। ठीक है भाई, होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जैसे ही इस वॉल को डिसॉल्व करता है तो वॉल क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया, सॉरी देखो थोड़ा मिस हो गया, कि बैक्टीरिया वॉल को भेद कर आता है तो हिस्टामिन पर, सॉरी इस पर मास्ट सेल पर एक्ट करता है, और मास्ट सेल पर जैसे ही एक्ट करेगा तो हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन रिलीज होते ही क्या होता है कि हिस्टामिन जो होता है दो प्रकार के कंपोनेंट से तैयार होता है। एक तरह से हिस्टामिन के दो कंपोनेंट कह सकते हैं अपन, एक तो वेसोडाइलेटर, दूसरा ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर। अब क्या होगा कि वेसोडाइलेटर क्या करता है, जैसे वेसोडाइलेटर हो जाता है तो जो हमारी ट्रेकिया होती है, जो कई भागों में विभाजित होती है, उन सबको डिजोल्व कर देता है। उन सबको जैसे ही डिजोल्व करेगा तो क्या होगा, डिजोल्व करने पर क्या होगा, ये जो ट्रेकिया है सब डिजोल्व हो जाएगी, एक बड़ी ट्रेकिया का निर्माण रहेगा बस, यानी कि छोटी छोटी नलिकाएं वो नष्ट हो जाएंगी। साथ ही वहाँ पर स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेंको जो कंस्ट्रिक्टर है ये क्या करता है, ये एक तरह से जो हमारी जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया को सिकुड़ने का कार्य करता है। अगर ट्रेकिया सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, हमें श्वास लेने में और निष्कासन करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए तो अस्थमा जो पेशेंट होते हैं जब वो श्वास लेते हैं तो उस समय सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। ये क्यों होता है, क्योंकि अधिक संकुचन से श्वसनियों का सकरा हो जाना, और इस सकरा हो जाने की वजह से ही हम जब श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं उसमें सीटी बजने जैसी थोड़ी सी ध्वनि सुनाई देती है। इनमें अधिक श्लेष्मा बढ़ता है और साथ ही अधिक सूजन भी आना स्टार्ट हो जाती है, और जो हमें सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। एनर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों से देखो हमें दूर रहना ही इसका एक सबसे अच्छा उपाय है। और इसके अलावा कुछ दवाएं हैं जैसी सूजन को कम करने वाले, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर है एक दवाई, मेडिसिन की बात करें
मेडिसिन है इसकी ब्रोंको डायलेटर। ठीक है, और एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अस्थमा आखिर है क्या। अस्थमा एक तरह से श्वसन संबंधी कठिनाई बीमारी है। ये एक तरह से एलर्जी से होने वाली डिजीज़ है। इसमें वही चीज़ें इनमें इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें हमारे जो एलर्जी वाले जो पार्टिकल है उनसे बच कर रहना पड़ेगा। एलर्जी वाली जो हरकतें या फिर जो एलर्जी से जिस जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उन्हें हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एक बार अगर एक्सप्लेन करूँ तो बैक्टीरिया भेद के आता है और जो मास्ट सेल होती है उसको एक्ट करता है, और मास्ट सेल जैसे ही एक्ट होती है तो हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन के दो पार्टिकल होते हैं, एक तो वेसोडाइलेटर और एक ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, वेसोडाइलेटर क्या करेगा, क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि बैक्टीरिया है, इससे तो यह है कि बस मुझे तो अपना काम करना है, ये अपना काम करती है। ये जो ट्रेकिया है उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो ट्यूब होती है उसे एक तो डिजोल्व कर देती है, जिससे कि एक बड़ी सारी ट्रेकिया का निर्माण रहता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे डिजोल्व होती है तो वहाँ बहुत सारे प्लाज्मा निकलती है, प्लाज्मा निकलेगी, डब्ल्यूबीसी निकलेगी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इस बैक्टीरिया को डैमेज करने का कार्य करती है, इसे पकड़ पकड़ के नष्ट करती है। ये वेसोडाइलेटर तो ये काम करता है, लेकिन साथ ही ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर का भी ये काम है कि जो हमारी ट्रेकिया है वो अधिक फैल जाती है, यानी कि जो डिजोल्व हो के एक तरह से चौड़ी ट्रेकिया बन जाती है उसको सिकुड़ने का कार्य करता है, यानी कि उसमें संकुचन करने का कार्य करता है। तो अधिक संकुचन की वजह से श्वास लेने में दिक्कत आती है, तो हमारे सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। यही है अस्थमा दमा डिजीज। हमने श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पूरा अध्ययन कर लिया, साथ ही हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अध्ययन किया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।